पढ़ा कि रजिया जो सुल्तान थी, रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है 1240 के अंदर कैथल नाम की जगह पर। रजिया सुल्तान की डेथ के बाद रजिया सुल्तान का जो सौतेला भाई है, सौतेला भाई यानी कि बैराम शाह बनता है दिल्ली का अगला किंग। तो रजिया सुल्तान के बाद गद्दी का शासक कौन बना? गद्दी का शासक बना बहराम शाह। अब याद रखना, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बहराम शाह का फुल नेम क्या था, पूरा नाम क्या था, तो बहराम शाह का फुल नेम जो पूरा नाम है वो है, ध्यान से नोट करना, मोहिनीदीन बहराम शाह। मोहिनीदीन बहराम शाह इसका रियल नेम या पूरा नेम है। मोहिनीदीन, हिंदी में भी लिख देता हूं, मोहिनीदीन बहराम शाह। क्लियर है? तो इसका पूरा रियल नेम क्या है? मोहिनीदीन बहराम शाह। और शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं बहराम शाह। बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। राज कब तक करेगा? 1240 से लेकर 1242 तक, यानी कि कितने साल राज किया? 2 साल राज किया। अब ऐसा क्या कारण था कि ये सिर्फ 2 साल ही राज कर पाया? तो मैं आपको बता दूं, रजिया सुल्तान के बाद कोई ऐसा योग्य शासक नहीं होगा। रियलिटी में तो इल्तुतमिश के बाद ही कोई ऐसा योग्य शासक नहीं हुआ जो दिल्ली की गद्दी को संभाल सके। अब जो ये मोहिनीदीन बहराम शाह थे, ये अपनी अयाशी में लगे रहते। इन्हें राजसी सत्ता का कुछ नहीं पता था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सब काम मंत्रियों के हवाले छोड़ा हुआ था। अगले जितने भी राजा आएंगे वो इसी प्रकार के आएंगे, इसलिए ना तो कोई कहानी आएगी ना कोई लिंक आएगा, बस छोटी छोटी इनकी डिटेल है वो ही कवर करनी है, कुछ ज्यादा नहीं, ना ही इनसे कुछ ज्यादा पूछा जाता। ठीक है, तो आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 साल इसने राज किया, 1240 से 1242 तक। 2 सालों में इसने क्या किया, ध्यान से नोट करना। इस टाइम में क्या था? इस टाइम में दिल्ली में 2 मेन डेजिग्नेशन होते थे। पहला डेजिग्नेशन था सुल्तान का। फर्स्ट डेजिग्नेशन वाज सुल्तान। पहला डेजिग्नेशन था सुल्तान। सुल्तान बोले तो राजा, राजा को क्या बोला जाता था? सुल्तान। और सेकंड जो डेजिग्नेशन था वो था वजीर का। वजीर, क्लियर है? तो ये दिल्ली सल्तनत में 2 मेन डेजिग्नेशन थे, एक सुल्तान और एक वजीर। आप यूं कह सकते हो सबसे ज्यादा पावर इन 2 ही लोगों की थी, एक सुल्तान की थी और एक वजीर की थी। तो मोहिनीदीन बहराम शाह ने क्या किया? सुल्तान और वजीर के बराबर एक नया डेजिग्नेशन बनाया। अब प्रश्न बनेगा कि बहराम शाह ने नया डेजिग्नेशन कौन सा बनाया? तो वो नया जो डेजिग्नेशन था, उस नए डेजिग्नेशन का नाम है नायब ए मुमलकत। ये अरबी भाषा की है, यही इसका नाम है, नायब ए मुमलकत। नायब ए मुमलकत। क्लियर? क्या नाम है? नायब ए मुमलकत। क्लियर बच्चों? तो अब याद रखना, इसके टाइम में दिल्ली सल्तनत में मेन कितने डेजिग्नेशन हो चुके थे? 3। तो नायब ए मुमलकत किसके बराबर था? वजीर के बराबर था। सुल्तान, वजीर और नायब ए मुमलकत। इसके अलावा यहां से और कोई प्रश्न नहीं बनते और ना ही इनके बारे में इतनी कोई जानकारी है। कुछ डिटेल और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कहा जाता है कि 1241 में बहराम शाह के टाइम में मंगोलों ने, मंगोल कौन थे आगे डिस्कस करेंगे, तैमूर लंग का नाम आएगा आगे जाकर। तो 1241 में कहा जाता है मंगोल ने दिल्ली के ऊपर अटैक किया था। ठीक है, याद रखना, बहराम शाह के समय 1241 में किसने अटैक किया था? मंगोलों ने अटैक किया। तो जब मंगोलों ने अटैक किया तो याद रखना, हांसी और रेवाड़ी, ध्यान से नोट करना, हांसी और रेवाड़ी दोनों हरियाणा में ही है। हांसी
और रेवाड़ी। क्लियर है? हांसी और रेवाड़ी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। 1241 में मंगोलों ने अटैक किया। जब मंगोलों ने अटैक किया तो बहराम शाह ने हांसी और रेवाड़ी, ठीक है, हांसी और रेवाड़ी बलबन को दे दिया था। मतलब यहां का एडमिनिस्ट्रेशन किसको दे दिया? बलबन को, कि तू हांसी और रेवाड़ी को संभाल। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ये बलबन कौन है? मैं बताऊंगा ये बलबन कौन है। आप इस नाम को माइंड में फिक्स कर लो, आगे सारी कहानी बलबन के ऊपर चलेगी, ठीक है। बलबन जो है वो बहराम शाह के एक मंत्री ही है, और बहराम शाह ने क्या किया? हांसी और रेवाड़ी का कंट्रोल किसको दे दिया? बलबन को दे दिया। और यही गलती करेगा बहराम शाह। ये बहराम शाह की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब बलबन धीरे धीरे पूरी सत्ता पर कंट्रोल करना चाहेगा, क्योंकि बलबन कहता दो हिस्से तो मेरे पास आ गए, एक हांसी और एक रेवाड़ी। क्लियर है? तो बहराम शाह की जिंदगी में बस यही था, इतनी ही कहानी बहराम शाह की है। इसकी भी कहा जाता है हत्या वगैरह कर दी, अलग अलग कहानी है। कुछ कहते हैं हत्या कर दी, कुछ कहते हैं इसको गद्दी से हटा दिया, वो चीजें डिस्प्यूटेड है। कुल मिलाकर इसने 2 साल राज किया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बहराम शाह के बाद अगला शासक बना अलाउद्दीन महसूद शाह। अलाउद्दीन महसूद शाह। अलाउद्दीन महसूद शाह, ठीक है। तो बहराम शाह के बाद अगला शासक कौन बना दिल्ली का? अलाउद्दीन महसूद शाह। टाइम पीरियड 1242 से 1246। ये कैसा था? ये बहराम शाह से भी एक कदम आगे था। ये जितने भी राजा आएंगे ये सब रबर स्टैंप है, इन्हें खुद को कुछ नहीं पता क्या करना है, सब मंत्री मिनिस्टर से कराएंगे और धीरे धीरे क्या होगा? राजा की पावर कम होती जाएगी और मंत्री मिनिस्टर की ज्यादा होती जाएगी। सीधी सी बात है, मंत्री और मिनिस्टर हावी होते जाएंगे, ठीक है, अभी क्लियर है। इसने क्या किया? यहां से एक ही प्रश्न आएगा। इसने बहुत ही अच्छा काम किया। इसने क्या किया? एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की सारी पावर। कहता भाई देख, ये तो अपने खाने पीने में मस्त रहता था। कहता देख, मेरी जो डाइट है ना, मेरे को भेज देना जो मेरे को चाहिए खाने को। मेरे को नहीं पता क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा, ठीक है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और इसने एडमिनिस्ट्रेशन की सारी पावर, ध्यान से नोट करना, इसने एडमिनिस्ट्रेशन की सारी पावर किसको दे दी? चालीसा को दे दी। अब चालीसा तो आपको पता होगा ना, चालीसा कौन है? चालीसा कौन है मैंने बताया था। मतलब ये कहता मैं तो अपने खाऊंगा पीऊंगा ऐश करूंगा, चालीसा देखे जो हो रहा है। अब इसने दूसरी सबसे बड़ी गलती कर दी। पहली गलती बहराम शाह कर गया कि हांसी और रेवाड़ी का हेड बलबन को बना गया, और दूसरी गलती इसने कर दी कि इसने सारी पावर चालीसा को दे दी। और चालीसा का हेड कौन था? चालीसा का हेड बलबन था। बलबन को पहले पावर मिल गई रेवाड़ी की और हांसी की, और अब इसने क्या किया? चालीसा को सारी पावर दे दी। चालीसा का हेड कौन है? बलबन है। यानी कि इनडायरेक्ट सारी पावर किसके पास चली गई? बलबन के पास चली गई। तो याद रखना, प्रश्न बनेगा किसने सारी एडमिनिस्ट्रेशन पावर चालीसा को दे दी थी? तो याद रखना अलाउद्दीन महसूद शाह। बस 1242 से 46 इसने कोई कार्य नहीं किया, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाला, जो कुछ भी किया किसने किया? चालीसा ने किया। आगे आएगा नेक्स्ट नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद, क्लियर? नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। तो नासिरुद्दीन महमूद की बात करें 1246 से 1265। अब कई लोग कहेंगे कि सर इसने तो बहुत लंबे टाइम राज किया। ना 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 बेटा, इसने कोई राज नहीं किया। पावर तो सारी चालीसा के पास है। पीछे वाला राजा सारी की सारी पावर ट्रांसफर कर गया था, बस नाम मात्र राजा था। सुबह रोटी मिल जाएगी, शाम को रोटी मिल जाएगी, जो चालीसा कहे वही तूने करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, ओनली रबर स्टैंप।
नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है भी। अब यहां पर बलवन एक गेम और खेलेगा। बलवन एक गेम और क्या खेलेगा, ध्यान से नोट करना। बलवन ने क्या किया, बलवन ने अपनी बेटी की मैरिज नासिरुद्दीन महमूद से करवा दी। किससे करवा दी, नासिरुद्दीन महमूद से करवा दी अपनी बेटी की मैरिज। समझ में आ गई बात क्या, यानी कि ये तो पहले ही रबड़ स्टैंप था, अब रहा खा इसकी बेटी से और रबड़ स्टैंप बना देगी, अब ये जोड़ूं का गुलाम बन जाएगा। यानी कि बलवन ने फिर गेम खेली। पहले वाले राजा ने बलवन को रेवाड़ी और हाँसी दिया, दूसरे वाले राजा ने क्या किया, सारी पावर चालीसा को दे दी और चालीसा का हेड बलवन है। तीसरे वाले ने क्या किया, बलवन की बेटी से शादी करवा ली। ये लो, बलवन का सारा काम क्या हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इस नासिरुद्दीन महमूद को याद रखना दरवेश के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से दरवेश, दरवेश फकीर को कहा जाता है। नासिरुद्दीन महमूद को दरवेश के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इस बेचारे के हाथ में तो कुछ था नहीं, अपने खाया पिया और मस्त, इसलिए इसको दरवेश भी कहा जाता है। यानी कि सारी की सारी सत्ता कौन चला रहा था, ये बलवन चला रहा था। अब ये बलवन कौन है, ये बलवन चालीसा का हेड है। ये लंबे समय से षड्यंत्र कर रहा था इल्तुतमिश के टाइम से। आपने देखा होगा इल्तुतमिश के टाइम में षड्यंत्र हुआ, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया के टाइम में, ये सारे के सारे षड्यंत्र हो रहा है, एक दूसरे राजाओं को मरवाया जा रहा है। स्टार्टिंग से इस षड्यंत्र के पीछे कौन था, बलवन। कहीं ना कहीं गुलाम वंश को खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान बलवन का था। और ये बलवन कौन है, ये चालीसा का हेड है। और यही क्लाइमैक्स है इस गुलाम वंश का कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। तो सारे का सारा मास्टरमाइंड कौन है, बलवन है। और अब बलवन अपना दिखाएगा असली रूप। क्लियर है। तो यहां तक किस किस को समझ में आ गया, प्लीज एक बार कमेंट करके बता दो कि यस सर क्लियर है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो प्लीज एक बार कमेंट करके बता दो। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो बच्चों, क्लियर है। ठीक है। हाँ, एक बच्चे ने कहा है उल्गू खां। क्या उल्गू खां बलवन को ही कहा जाता है? बिल्कुल सही कहा है। उल्गू खां जो है वो बलवन का ही नाम है। ठीक है। तो जिसने बच्चे ने भी ये कमेंट किया है तो ध्यान से वो सुन ले, उल्गू खां ही बलवन का नाम है। ठीक है, आगे बात समझ लो। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, बलवन ने अपना सही रूप दिखाया और बलवन ने सत्ता से सभी को आउट कर दिया। और सभी को आउट करते हुए, सभी को बाहर करते हुए बलवन ने खुद को दिल्ली का राजा अनाउंस कर दिया, घोषित कर दिया। अब गद्दी पे बलवन बैठा। बलवन किस पर बैठ गया, गद्दी पर बैठ गया 1265 से 1287 के बीच में। तो ये बलवन का टाइम रहेगा। बलवन की उम्र बहुत लंबी है, मानना बलवन षड्यंत्रकारी था या जो जैसा भी है, लेकिन बलवन से एक चीज सीखने को मिलती है कि इंसान हमेशा कोशिश करता रहे। ये बलवन इल्तुतमिश के टाइम की कोशिश कर रहा है और अब तक ये उनके पीछे लगा और फाइनली से कामयाबी मिल गई। माना बलवन ने बुरा किया, लेकिन एक इसमें अच्छाई थी कि इसने मेहनत नहीं छोड़ी। इसीलिए कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो याद रखना बलवन 1265 से 1287 तक का इसका टाइम पीरियड रहा है बलवन का। बलवन राजा कब बना, 1265 में राजा बना। बलवन का रियल नेम जो था वो था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन रियल नेम अगर पूछा जाए, रियल नेम, ठीक है, तो बहाउद्दीन। क्लियर। तो बलवन का रियल नेम क्या है, बलवन का रियल नेम है बहाउद्दीन। उल्गू खां भी से कहा जाता है बलवन को। और बलवन जो था वो एक तुर्क था।
बलबन जो था वो एक क्या था, तुर्क था। तो यहां तक आशा करता हूं यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। अब बलबन बड़ा चालाक था, बड़ा क्लेवर माइंड था, क्योंकि बलबन ने ही सारा षड्यंत्र किया। तो बलबन ने राजा बनते ही क्या किया, सबसे पहले चालीसा को खत्म किया। ये दो प्रश्न बनते हैं चालीसा से। पहला प्रश्न, चालीसा किसने बनाया? अगर ये पूछा जाए चालीसा किसने बनाया तो आंसर आएगा इल्तुतमिश ने बनाया। दूसरा प्रश्न, चालीसा खत्म किसने किया? तो चालीसा खत्म किया बलबन ने। तो सबसे पहले इसने क्या खत्म किया? चालीसा। क्लियर है। फिर ये एक पॉलिसी लेकर आया, उस पॉलिसी को कहा जाता है आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, हिंदी में लौह और रक्त की नीति। लौह और रक्त की नीति, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। क्लियर है। ये पॉलिसी क्या थी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार दिमाग में फिट कर लेना कि आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, लौह और रक्त की नीति कौन लेकर आया था? लौह और रक्त की नीति लेकर आया था बलबन। अब आगे बढ़ते हैं। बलबन ने अपने टाइम में क्या क्या किया, आज उस सब पर मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ। सबसे पहली बात तो ये है कि बलबन जितनी भी चीजें भारत में बलबन जितनी भी चीजें भारत में लेकर आया या दिल्ली में लेकर आया, या जो भी उसने रूल बनाए या जो भी उसने कानून बनाए, वो ज्यादातर ईरान से आए थे। कहां से आए थे? ईरान से। इसी ईरान को पर्शिया भी कहा जाता है। ईरान को क्या कहा जाता है? पर्शिया। तो यहां से अब एक मन में क्वेश्चन आता है, एक डाउट आता है कि ज्यादातर जो मुस्लिम राजा थे वो अरब से आए थे, अरेबियंस थे, लेकिन बलबन ही ऐसा राजा क्यों है जिसने ज्यादातर ईरान की रीति रिवाजों पर फोकस किया, ईरान के त्योहार भारत में लेकर आया, ईरान की पॉलिसीज इंडिया में लेकर आया? इसके पीछे क्या कारण है? तो एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि बलबन का किन कारणों से ईरान की तरफ ज्यादा रुझान था। ठीक है, तो ध्यान से नोट करना। एक हिस्टोरियन हुए, मैं 1 मिनट मैसेज पढ़ लूं बच्चों की, 2 मिनट। ठीक है बेटा। हाँ, कुछ बच्चे मैसेज डाल रहे हैं जिले इलाही। ठीक है बेटा, मैंने कब कहा है कि जिले इलाही नहीं था, अभी वो आएगा, वो कॉमन सी बात है जिले इलाही वाले। ठीक है, तो आप इतना दिमाग ना लगाया करो, मैं ये बार बार कह रहा हूं, अच्छी बात आपको नॉलेज है, लेकिन जो कहानी मैं अब सुना रहा हूं इसको ध्यान से सुनो। ठीक है, ये सभी को पता है कि जिले इलाही था। जिले इलाही का मतलब होता है गॉड ऑफ शैडो, परमात्मा की छाया। और जो गॉड ऑफ शैडो का मतलब है, ये शब्द भी ईरान से आया है। तो बेटा मैं यही तो बताने जा रहा हूं कि किन कारणों से बलबन का झुकाव ईरान की तरफ ज्यादा था। अगर आपको यह पता लग गया कि बलबन का झुकाव किन कारणों से ईरान की तरफ ज्यादा था, तो आपको नेचुरल बात है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जिले इलाही लोही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ध्यान से सुनना क्या कारण है। एक इतिहासकार हुए, इतिहासकार यानी कि हिस्टोरियन, एक इतिहासकार हुए हैं। यहां से मैं आपको बताऊंगा बलबन की कहानी, और उस इतिहासकार का नाम है फिरदौसी। ठीक है बच्चों, एक इतिहासकार हुए हैं और उस इतिहासकार का क्या नाम है? फिरदौसी। क्लियर है। इस फिरदौसी ने एक किताब लिखी है, ध्यान से नोट कर लेना जो मैं बता रहा हूं। इस फिरदौसी ने एक किताब लिखी है। फिरदौसी की किताब का नाम है शाहनामा। शाहनामा। एक प्रश्न तो आपके लिए यही बन गया
एक प्रश्न तो यही बन गया कि शाहनामा किसने लिखी है, फिरदौसी ने लिखी है, या फिरदौसी ने कौन सी किताब लिखी है, शाहनामा लिखी है। तो एक प्रश्न तो आपके लिए यहीं पर बनता है। तो फिरदौसी ने एक किताब लिखी है शाहनामा, ठीक है। इस शाहनामा बुक को जब आप पढ़ोगे तो इस शाहनामा बुक के अंदर ईरान के एक राजा की डिटेल है। कहने का मतलब ईरान के एक राजवंश की डिटेल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से नोट करना मेरी बात को। एक इतिहासकार है, एक हिस्टोरियन है, उन्होंने एक बुक लिखा। हिस्टोरियन का क्या नाम है, फिरदौसी। फिरदौसी की एक बुक है शाहनामा। इस शाहनामा बुक में कहां के राजा की डिटेल है, ईरान के राजा की डिटेल है, या यूं कह सकते हो ईरान के राजवंश की डिटेल है। अब उस ईरान के राजवंश का क्या नाम है? तो अब मैं 1-2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं, नेट से नहीं चेक करना, आपने बताना है कि शाहनामा बुक में ईरान के उस राजवंश का क्या नाम है। 2 मिनट का टाइम है। उस राजवंश का क्या नाम है? जल्दी कमेंट करके बताओ, यस या नो लिख दो। वन मिनट। ठीक है, कोई जवाब नहीं आ रहा, चलता हूं मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। मैं ये कह रहा हूं, हाँ ये किसके टाइम का है, फिरदौसी किसके टाइम का, मैंने ये नहीं बताया आपको, ये गजनी के टाइम का या ये नहीं बताया मैंने आपको ऐसी कोई डिटेल अभी नहीं बताई, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं जो बात। एक इतिहासकार हूं जिनका क्या नाम है, फिरदौसी। फिरदौसी ने एक बुक लिखी शाहनामा। उस शाहनामा बुक में कहां के राजा की डिटेल है, ईरान के राजा की डिटेल है, ठीक है। कहां की डिटेल है, ईरान के राजा की या ईरान के राजवंश की डिटेल है। और उस राजवंश का नाम है आबरा सियासी। आबरा सियासी, उस राजवंश का क्या नाम है, आबरा सियासी। क्लियर है, राजवंश का क्या नाम है, आबरा सियासी, ठीक है। आगे बात समझ में। तो जो बलबन है, बलबन कहते हैं कि इस ईरान के आबरा सियासी वंश का था, और बलबन का खुद का भी मानना है कि मैं ईरान के इस आबरा सियासी वंश का हूं, इसलिए बलबन कहां की प्रथाओं को ज्यादा फॉलो करता था, ईरान की प्रथाओं को ज्यादा फॉलो करता था। क्लियर है। किस इतिहासकार की बात कर रहे हैं, फिरदौसी। बुक का क्या नाम है, शाहनामा। शाहनामा बुक में लिखा है कि जो बलबन है वो ईरान के आबरा सियासी खानदान से था, और इसलिए बलबन ये मानता था कि मेरे जो पूर्वज है वो ईरान से है, और इसलिए मैं कहां की प्रथा को फॉलो करूंगा, ईरान की प्रथाओं को फॉलो करूंगा। आशा करता हूं आप सभी को क्लियर होगा। अब बलबन क्या क्या ईरान की प्रथाएं लेकर आया, ध्यान से नोट करना। सबसे पहले बलबन भारत के अंदर ईरान का एक फेस्टिवल लेकर आया। ईरान का एक क्या लेकर आया, फेस्टिवल, और उस फेस्टिवल का नाम है नवरोज। उस फेस्टिवल का क्या नाम है, नवरोज। क्लियर है। ये पर्शियन न्यू ईयर होता है। प्रश्न 2 तरह से पूछा जाएगा। नवरोज भारत में लेकर कौन आया, बलबन। दूसरा, नवरोज को भारत में से खत्म किसने किया, वो आगे पढ़ेंगे। तो बलबन लेकर आया भारत के अंदर नवरोज, ईरानी फेस्टिवल। क्यों लेकर आया अब आप सभी को पता है। और क्या लेकर आया, ध्यान से नोट करना, ठीक है। और ये प्रथा लेकर आया सिजदा। पंजाबी में जिसको आप सजदा कहते हैं, सजदा।
ठीक है, जिसको सजदा कहते हैं, सिजदा, और पायबोस, सिजदा और पायबोस, ये दो प्रथाएं लेकर आया। ये भी प्रथाएं ईरान की थी। आजकल सुना होगा आपने, सजदा करा मेरे सोने यारों, कई प्यार में इसका उपयोग करते हैं, प्यार के शब्दों में। तो सीधी सी बात है, सजदा क्या होता है, भी सजदा करा मेरे सोने यारों। ये एक प्रथा बनाई कि राजा के यहाँ 7 बार सलाम किया जाएगा, उसको सजदा कहा जाता है, और 7 सलाम करने के बाद राजा के पांव चूमने का, ये था सजदा और पायबोस। क्लियर है, ये सजदा और पायबोस। तो प्रेम में कहते हैं ना, सजदा करा सोने यारों, तो पूरा सजदा क्या होता है, पहले अपने महबूब को 7 सलाम और फिर उनके पांव को चूमना। बाद में इसका उपयोग आशिकी उश्की में होने लगा, लेकिन रियल के अंदर क्या है, रियल में ये प्रथा लेकर आया था कौन, तो याद रखना, बलवंत, 7 सैल्यूट और पांव को चूमना। ये भी कहां की प्रथा है, ईरान की प्रथा है, सजदा और पायबोस। आशा करता हूं आप सभी को यहां तक क्लियर होगा। इसके बाद इसने आर्मी का एक डिपार्टमेंट बनवाया, दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज, ठीक है, आर्मी का डिपार्टमेंट बनवाया, दीवाने अर्ज। और याद रखना, बलबन ने इंडिया में आर्मी की पेंशन शुरू की थी। भारत में ये पहला राजा है जिसने सेना की पेंशन शुरू की थी। पहले सैनिकों को पेंशन नहीं दी जाती थी, तो इसने दीवाने अर्ज बनवाया डिपार्टमेंट, और किनकी जो पेंशन शुरू की, तो याद रखना, सैनिकों की पेंशन शुरू की थी इसने। और फिर इसने धारण की उपाधि, उपाधि बोले तो टाइटल, फिर इसने धारण की उपाधि, उपाधि बोले तो टाइटल। और कौन सी उपाधि धारण की, जिले इलाही, जिले इलाही। जिले इलाही का मतलब होता है गॉड शैडो, परमात्मा की छाया, खुदा की छाया, ठीक है। क्योंकि बलबन का मानना था कि जो राजा होता है वो परमात्मा का भेजा होता है, परमात्मा का दूत होता है। इसलिए बलबन ने अपने नाम के आगे क्या लगाया, टाइटल लगाया, और उस टाइटल को क्या बोला जाता है, जिले इलाही। इंडिया में फर्स्ट किंग है, आगे और भी किंग आएंगे जो अपने नाम के आगे जिले इलाही लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट किंग कौन था जिसने जिले इलाही लगाया, तो फर्स्ट किंग था बलबन, जिसका मतलब होता है खुदा की छाया, परमात्मा की छाया, उस ऊपर वाले की छाया। तो यहां तक किस किस को क्लियर है, एक बार कमेंट कर दो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं इस मैटर को, ठीक है, इस लेक्चर को। तो प्लीज एक बार आप कमेंट कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि आज मैंने जो है वो गुलाम वंश खत्म करना है, एंड करना है गुलाम वंश का आज, और कुछ भी नहीं रहने दूंगा मैं पेंडिंग। और इन 2 वीडियो के नोट्स आपको गिल मेंटोर की जो टेलीग्राम ग्रुप्स है उनमें मिल जाएंगे बहुत जल्द, ठीक है। और आप अगर क्लियर बोलते रहते हो, साथ साथ मेरा भी हौसला बनता रहता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। सभी बच्चे जरूर लिखा करो, क्लियर क्लियर, ठीक है। ठीक, हाँ, तो बढ़ते आगे। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है, अमर धालीवाल, उन्होंने कहा है कि सर एक डाउट है कि सैनिकों की तनख्वाह अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। दिल्ली सल्तनत में क्या था, दिल्ली सल्तनत में कुछ राजाओं ने पेंशनें शुरू की, कुछ ने तनख्वाह शुरू की, फिर बीच में बंद कर दी, फिर से शुरू की। मतलब ये सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी से पहले मैं आपको बता चुका हूं, अलाउद्दीन खिलजी से पहले भी इल्तुतमिश ने सैनिकों की क्या शुरू की थी, सैनिकों की सैलरी शुरू की। और बलबन ने क्या शुरू की, पेंशन शुरू की। आगे जाकर फिर बंद हो जाएगा यह सिस्टम, ठीक है, और फिर जाकर इसे अलाउद्दीन खिलजी फिर से रिन्यू करेगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आप सभी को यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये पेंशनों वाला जो सिस्टम है, तनख्वाहें लगाने वाला सिस्टम, देखो सीधी सी बात है, मैं आसान भाषा में समझाता हूं।
प्रेजेंट की सरकारों को देखो, कोई पेंशन घटा देती है, कोई पेंशन बढ़ा देती है, कोई पीएफ बढ़ा देती है, कोई घटा देती है। तो ठीक उसी प्रकार से कुछ राजा पेंशन लगाएंगे, कुछ हटाएंगे, कुछ घटाएंगे, तो इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे बात समझिए। अब भी बलवन के 2 बेटे थे। बलवन के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे, ध्यान से नोट करना। एक बेटे का नाम था मोहम्मद खां। मोहम्मद मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, खां। ठीक है, किताबों में मोहम्मद खां भी लिखा होता है, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। और दूसरा बेटा था बुगारा खां। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। बलवन के 2 बेटे थे, एक मोहम्मद खां और एक बुगारा खां। आशा करता हूं क्लियर होगा। अब हुआ ये, ध्यान से नोट करना, 1286, लेकिन याद रखना कुछ किताबों में इसे 1287 दिया होता है। मैं यहीं पर क्लियर करूं, कुछ बुक्स में इसे 1287 दिया होगा, 1287 दिया होगा, लेकिन ज्यादा 1286 माना जाता है। कहा जाता है कि 1286 में अटैक कर दिया मंगोल ने। ये मंगोल लगातार अटैक करेंगे भारत को। किसने अटैक कर दिया? मंगोलियन ने अटैक कर दिया। अब बलवन क्या करेगा? बलवन मंगोलियन से लड़ने के लिए अपने बेटे मोहम्मद खां को भेजेगा, जा मंगोलियन आगे तू लड़के आ, तू नौजवान है, मैं तो भी बूढ़ा हूं, मैं घर पे बैठा हूं, जा। अब मोहम्मद खां किन से लड़ेगा? मंगोलियन से लड़ेगा। और मोहम्मद खां 1286 में मंगोलियन से लड़ता हुआ मारा जाएगा। तो बलवन का बड़ा बेटा किन से लड़ता हुआ मारा गया? मंगोलियन से लड़ता हुआ मारा गया। क्लियर है बेटा? किन से लड़ता हुआ मारा गया? मंगोलियन से लड़ता हुआ मारा गया। कौन? मोहम्मद खां। तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया था बलवन। बलवन की ये कंडीशन हो गई थी। इतिहासकार कहते हैं कि बलवन जब दरबार में आता था तो वो बिल्कुल शो नहीं करता था कि उसे बेटे की मृत्यु का दुख है। वो अपने आप को एक पावरफुल किंग दिखाता था, लेकिन कहा जाता है कि अकेला फूट फूट कर रोता था और जोर जोर से रोता था और ऊंची ऊंची रोता था, दहाड़े मारकर। लेकिन मंत्रियों को यह शो करता था कि आई एम पावरफुल। और कहा जाता है यही सदमा बलवन को बर्दाश्त नहीं हुआ और बलवन की भी 1287 में डेथ हो गई। 1287 में क्या हो गई? डेथ। आशा करता हूं यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है भी, अब आगे बढ़ेंगे और आगे की कहानी को देखेंगे। आगे की कहानी क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसी के बीच में 2-4 बातें करूंगा। प्यारे बच्चों और विद्यार्थियों, जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन हैं, आप मेरे से पढ़ रहे हो तो याद रखना, मेरा कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो ऑफलाइन है चाहे वो ऑनलाइन है, मेरी एक आदत, चाहे वो बुरी मान लो चाहे अच्छी मान लो, कि मैं सभी स्टूडेंट्स को अपनी एज ए फैमिली मेंबर की तरह मानता हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़ गए हो तो आप मेरे परिवार के सदस्य ही हो और मैं कभी आपको गलत गाइड नहीं करूंगा। आप ही को क्या, मैं किसी भी विद्यार्थी को कभी गलत गाइड नहीं करता। मेरे को अगर आता होगा तो बता दूंगा, नहीं आता होगा तो मैं स्पष्ट बोल दूंगा कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। क्लियर है? इसलिए विश्वास बहुत जरूरी होता है और ये आप विश्वास रखना कि विशेष दीप वही आपको बताएगा, वही कराएगा जो कहीं ना कहीं किताब में लिखा है। अपनी तरफ से कुछ नहीं करवाऊंगा। इतिहास में अलग अलग कहानियां लिखी होती है, फिर भी मेरा ये वो पूरा जोर लगाया होता है कि सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी और इजी वे में आपको पढ़ाया जाए। आप मेरे कोई छोटे भाई बहन की तरह है, कोई बड़ा है, कोई मेरे दोस्त की तरह है, क्योंकि अपनी अपनी मर्जी है, कोई किस तरह से रिश्ता रखता है, कोई किस तरह से, लेकिन आप मेरे सभी परिवार के सदस्य हो। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। स्टूडेंट्स के मैं हमेशा साथ होता हूं। जिन परिस्थितियों से बच्चों आप गुजर रहे हो उन परिस्थितियों से मैं गुजर चुका हूं
ठीक है। मुझे पता है कि स्टूडेंट्स की जिंदगी में कितना संघर्ष होता है। अगर मैं यहाँ खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ तो बेटा याद रखना, जिस दौर से आप गुजर रहे हो उस दौर से मैं गुजर चुका हूँ। फर्क इतना है कि आप 5-6 साल पहले गुजर रहे हो, सॉरी 5-6 साल बाद गुजर रहे हो, और मैं 5-6 साल पहले गुजर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस विशेषदीप ने अपनी जिंदगी के अंदर कभी मेहनत नहीं छोड़ी, मैं आज भी मेहनत नहीं छोड़ रहा। हालांकि गवर्नमेंट जॉब मेरा टारगेट नहीं है, याद रखना, टीचिंग ही मेरा प्रोफेशन है, पढ़ाना ही मेरा प्रोफेशन है, लेकिन फिर भी मैं बच्चों के लिए, आप जैसे जो मेरे दोस्त हैं, मित्र है, छोटे भाई बहन हैं, उनको सही नॉलेज मिल सके, मैं रात को 12-12, 1-1 बजे तक पढ़ता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत महान हूं, मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत संघर्ष मैंने किया है, तभी मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं बेटा। अगर मैंने ऐश प्रस्ती की होती, मैं घूमा फिरा होता, मैंने इधर उधर धक्के खाए होते, तो शायद आप आज मेरे को बैठ के 60-70 जने सुन आ रहे होते, और मेरी वीडियो अपलोड होने के बाद 1000 से ज्यादा बच्चे देख ना रहे होते, और शायद उसको कमेंट ना कर रहे होते। तो बेटा अगर हमने जिंदगी में प्रकाश करना है ना, किसी दूसरे की जिंदगी में प्रकाश करना है, तो खुद को जलना पड़ेगा। मोमबत्ती इसकी एग्जाम्पल है। मोमबत्ती को आग लगती है, वो पिघलती है, तब जाकर हमारे घर में क्या होता है, प्रकाश होता है। ठीक उसी प्रकार से आपने दूसरों की जिंदगी में प्रकाश करना है, अपनी फैमिली में प्रकाश करना है, तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, और आपकी एक ही तपस्या है, स्टडी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी तक मैंने हिस्ट्री में जितना भी आपको बताया है वो सिर्फ मैंने बेसिक करवाया है, जिसको बोलते हैं 0 लेवल। आप ये मत समझना कि मैं आपको बहुत ज्यादा कुछ हाई फाई करा रहा हूं। मेरा पहला ये टारगेट है, हिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट बने। दूसरा, हिस्ट्री में चैप्टर आपको समझ में आए। तीसरा, आपको कैरेक्टर समझ में आए, आपको हिस्ट्री एक स्टोरी लगे। बेटा एक बार अगर बेसिक समझ में आ गया ना, हाई लेवल की जितनी मर्जी मेरे से किताबें पूछ लेना, जितनी मर्जी मेरे से नोट्स ले लेना। नोट्स के ढेर लगा रखे हैं मैंने घर पे, मेरा बेड भरा पड़ा है, टेंशन ना करो नोट्स किया। मैं गिल मेंटोर क्लासेस की टेलीग्राम ग्रुप पर, या गिल मेंटोर और जो गिल सर है उनसे बात करके आपको कैसे ना कैसे प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आप क्लास को कंटिन्यू रखो, अपने पढ़ो, तीसरा कोई टारगेट ना रखो, मोमबत्ती की तरह चलो और रात दिन एक कर दो। आपका ये बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र, जो मेरे को मानता है, ठीक है, गुरु, दोस्त, मित्र, भाई बहन, जो भी जो मानता है, वो विश्वास रखो बेटा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मैं लास्ट के अंदर मैं आपको बता दूं कि जब मेरे स्ट्रगल के दिन थे, 16 साल की उम्र में मैंने पहला पेपर दिया था एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी का, ठीक है। और मैंने बस ज्यादा नहीं, सिर्फ डिफेंस के 300 एग्जाम दिए हैं, जिनमें कुछ क्लियर हैं और कुछ फेल हैं। और 300 एग्जाम मैंने लगातार दिए हैं और लगातार मैं देता रहा हूं। कुछ फेल है, कुछ पास है, लेकिन कोशिश कभी नहीं छूटी। अगर किसी बच्चे को कहा कि ऐसे ही कर रहा है मास्टर, तो कभी मेरे बठिंडा आ जाना और मेरे घर पर कॉल लेटर वगैरह आप देखना। बस मैंने अपनी जिंदगी में संघर्ष नहीं छोड़ा, और उसी संघर्ष को करते 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 मैं अध्यापक बन गया। आपकी मेहनत हमेशा काम आएगी, लेकिन ऊपर वाला वो मेहनत किधर लेके जाए कुछ नहीं पता। मैंने मेहनत की, माना मेरी नौकरी में काम नहीं आई, लेकिन टीचर में जरूर काम आई। तो इतना ही कहना चाहूंगा, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। आगे बात समझ में, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अब क्या होगा कि बलबन का बेटा मारा गया, 1287 के अंदर मारा गया, ठीक है। बलबन भी 1287 में मर गया, और अब 1287 में 1287 में बलबन का पोता यानी कि ग्रैंड सन गद्दी पर बैठेगा, जिसका नाम था कैकुबात। कैकुबात 1287, क्लियर है। कैकुबात थोड़े समय तक ही राजा रहा, अयोग्य राजा था कहा जाता है, और इससे लकवा हो गया था, लकवा यानी कि पैरालाइज जो बोला जाता है, इसलिए गद्दी से ये हट गया, क्योंकि इसे लकवा हो गया था, पैरालाइज हो गया, गद्दी से हट गया, 1287 में बैठा। और इसके बाद अगला और लास्ट किंग, गुलाम वंश का नेक्स्ट और लास्ट किंग बना क्यूमर्स। ठीक है, कौन बना? क्यूमर्स, ठीक है। क्यूमर्स नाम है ये, क्यूमर्स। इस क्यूमर्स का एक सेनापति था, सेनापति बोले तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, क्योंकि ये भी अयोग्य था,
ठीक है। योग्य कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया थोड़ी बहुत योग्य थी, उसके बाद बलबन। मतलब गुलाम वंश में 4 राजे योग्य हुए, सारे बाकी निकम्मे थे। ये भी खाने पीने ऐश करने वाले थे और रबड़ स्टैंप थे। क्यूमर्स का सेनापति था, सेनापति का नाम था फिरोज शाह खिलजी। फिरोज शाह खिलजी। फिरोज शाह खिलजी ने देखा भी ये अयोग्य शासक है, सत्ता तो ये संभाल नहीं सकता, खा पी के अपने ऐश करता है, और कैकूबाद को वैसे ही क्या हो चुका है, कैकूबाद को वैसे ही लकवा हो चुका है। तो एक दिन क्या किया, इस फिरोज शाह खिलजी ने मौके का फायदा उठाकर इस क्यूमर्स की हत्या कर दी। कब की? 1290 में। 1290 में इसकी हत्या कर दी, और इस प्रकार से सदा सदा के लिए भारत में से गुलाम वंश खत्म हो गया। आशा करता हूं गुलाम वंश आपको पूरी तरह से समझ में आया बेटा। इसके बाद गुलाम वंश की बेसिक कोई मर्जी किताब उठा लेना, लूसेंट, मनोहर पांडे, ज्ञानम या और अरिहंत, बेसिक में इससे ज्यादा किसी किताब में नहीं लिखा होगा कहानी के रूप में। और मैं मेरे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, बेसिक हाई लेवल के आगे प्रोवाइड करवा देंगे, मैं बिल्कुल बेसिक करवा रहा हूं। और इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये हो गया गुलाम वंश खत्म। और अब 1290 में भारत की सत्ता पर, दिल्ली सल्तनत पर 1290 में कौन सा वंश आएगा? खिलजी वंश। खिलजी वंश नेक्स्ट लेक्चर में ही कंप्लीट होगा, आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन यहां पर हमने ऐसा क्लियर कर लिया कि खिलजी कैसे है। मतलब खिलजी जो थे वो इन्हीं के क्या थे, सेनापति थे, और उन्होंने हत्या कर कर जो है वो खिलजी वंश स्थापित किया। कब स्थापित हुआ? 1290 में। और यहां पर एक मेन पर्सन बनेगा फाउंडर। तो खिलजी वंश का फाउंडर था कौन? फिरोज शाह खिलजी। फिरोज शाह खिलजी। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा फिरोज शाह खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो रानी पद्मावती है वो किस्सा भी आएगा। हालांकि वो काफी कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कहानी के रूप में बताता हूं। उसमें क्या है कि बहुत सारी धारणाएं हैं, अलग अलग विचारधाराएं, मैं पहले बता दूं, नेक्स्ट क्लास उसी के ऊपर होगी। तो वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, इतिहास में जो लिखा है वही बताएंगे। और फिर भी कुछ गलती हो जाए तो क्षमा चाहेंगे, ठीक है? क्योंकि रानी पद्मावती जो थी वो बहुत महान रानी थी और पतिव्रता थी। उसने अपनी आन बान और शान के लिए जौहर कर लिया था। ये जौहर क्यों किया, क्या ये जौहर होता है, किस प्रकार से जौहर होता है, ठीक है? वो सारे का सारा मैं आपको क्लियर करूंगा, आपके दिमाग में फिट कर दूंगा कि किस प्रकार से रानी पद्मावती ने अपनी आन बान और शान बचाने के लिए जौहर किया और इस भारत का नाम रोशन किया। ठीक है? तो बेटा मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।